अब हुआ। ये अब टाइम चल रहा है ना। ओ, अब क्या करूं? बोलो। नमस्कार, मेरा नाम ममता कालिया है। मैं आज चिंतन के मंच से आपके साथ अपनी कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। कथा साहित्य की प्रक्रिया पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी चिंता बताऊं कि अ, चिंतन में भी चिंता शामिल है आज, क्योंकि महामारी का प्रकोप कोरोना का कम नहीं हो रहा है। शहर शहर फैल रहा है। अन्य शहरों में अगर ज़्यादा है तो भी ये कोई हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वायरस कहीं से भी कहीं पहुंच जाता है। ऊपर से तूफान की आशंका। कई क्षेत्र हैं जो इस समय तूफान में हुए हैं। बेरोजगारी, पस्त तबीयत में घूम रहे हैं, अवसादग्रस्त हो रहे हैं। मुझे लगता है इस समय हम सब की लेखक के रूप में, चिंतक बहुत है। कम से कम हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज में वैचारिक संतुलन बना रहे और नकारात्मक किस्म के विचार सामने ना आए। तो दोस्तों, लेखक के रूप में जब भी कभी मैं अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में सोचती हूँ या कैसे इतनी किताबें लिख ली इसके बारे में मैं सोचती हूँ, तो मुझे ये एक तरफ तो थोड़ा सा आश्चर्य होता है और दूसरी तरफ साथ ही साथ एक सुकून सा मिलता है कि समय व्यर्थ नहीं गवाया और कुछ न कुछ काम किया जिसमें से शायद हो सकता है कुछ प्रतिशत आप लोग को पसंद आया हो। गीतांजलि, रणविजय, आप सबको मेरा नमस्कार। अच्छा लगा आप आए हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम विद्यार्थी होते हैं, हम बहुत सी रचनाएं पढ़ते हैं। हम विश्व के बहुत से लेखकों को अनुवाद में पढ़ते हैं। जो हमारी भाषाएं हमारे पास हैं, जैसे अंग्रेजी और हिंदी, उनके लेखकों को हम उनकी मूल भाषा में पढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये पाया है कि अग्रजों का लिखने का तरीका हम लोगों के बहुत कम काम आता है। हमारे रश्मि, हेलो। अग्रजों का लिखने का मैंने देखा कि तरीका बहुत ज़्यादा काम नहीं आया कभी। मुझे याद है कि जिस समय हम विद्यार्थी थे, हम सुना करते थे कि लेखक हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, किसी ठंडी जगह चले जाते हैं लिखने के लिए, और डाक बंगले में बैठ के लिखते हैं। अश्क जी और मोहन राकेश के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वे हिल स्टेशन पर जाकर डाक बंगले में लिखते हैं। निर्मल वर्मा तो थे ही शिमला के, तो वो शिमला में लिखते थे और उनकी बहुत सी रचनाओं के बैकग्राउंड में शिमला आता है और विदेश आता है, क्योंकि वो इन जगहों में बहुत रहे। लेकिन आप ये देखिए, ये सारा सरंजाम हमारे बिल्कुल काम नहीं आया। अपने अग्रजों का ये जो तैयारी का भाव था, ये जो उनका विन्यास था चीज़ों को लेकर, और उनका जो ये विषय को लेकर एक तैयारी थी, वो हमारे काम नहीं आई। एक समय हमने सुना कि भगवती चरण वर्मा जब लिखते थे तो वो बाकायदा एक परिवार की पूरी वंशावली बना लेते थे। अब पता चलता था कि वो टेढ़े मेढ़े उनके भूले बिसरे चित्र में पता चला 3 भाई हैं, तीनों की ये पत्नियां हैं, उनके माता पिता का ये नाम है। इस तरह करके एक पूरा फैमिली ट्री होता था जो किताब में सबसे पहले पृष्ठ पे दिया रहता था। तो हो सकता है लिखना बहुत आसान पड़ता हो, न्याय कर सकते हैं। और लोगों को भी उस समय देखिए भारी भरकम उपन्यास लोगों को पसंद आते थे लोगों को। बंगाल में तो परंपरा ही रही है बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखने की। मारिशा, हेलो, अमरजीत, राहुल, मुझे बहुत खुशी है आप सब यहाँ पर हैं। इसी बहाने मिलना हो जाता है। घरों से तो हम लोग निकलते नहीं हैं, घरों में ही आप दिख जाएं, ये बड़ी बात है। ममता गौतम, हेलो। तो
मैंने ये पाया कि जो तालिका बनाकर लिखते थे, वंशावली और फैमिली ट्री बनाकर जो लोग लिखते थे, वो उस तरह का लेखन हमारे किसी काम का नहीं था, क्योंकि हम बिल्कुल अलग पद्धति से लिखने वाले लोग थे। ये कहना चाहिए कि हमारे जो इम्प्रेशन से जिनसे हम आंदोलित होते थे, जिन घटनाओं से हम आंदोलित होते थे, उनका इस तरह से कोई पेड़ नहीं बनाया जा सकता था, उनकी कोई सूची नहीं बनाई जा सकती थी। हर पीढ़ी और हर दशक अपने साथ नए नए टूल्स लेकर आता है, नए नए औजार लेकर आता है। वो अपनी तरह से सत्य का अन्वेषण करता है और अपनी तरह से वो समस्याओं को उठाता है। यहाँ तक कि समझिए कि वो समस्याएं भी बदल जाती हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ समस्याएं शाश्वत होती है। मुझे लगता है कि ऐसी कोई शाश्वत समस्या नहीं होती है, समस्याएं बदल जाती है। जैसे प्रेम करने का ढंग बदल जाता है। अखिलेश ने अपनी एक कहानी में लिखा है कि वो अपनी पत्नी को बता रहा है कि देखो, ये 1940 में इस तरह से प्रेम होता था, 1950 में इस तरह से प्रेम होता था। तो प्रेम करने के तरीके तक बदल जाते हैं। हालत यह है कि युद्ध करने के तरीके भी बदल जाते हैं। आज एक तरह का युद्ध चल रहा है, जैविक युद्ध चल रहा है, लेकिन कहीं अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। न जाने कैसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अगर बैक्टीरिया और वायरस इस्तेमाल हो रहा है तो ये बहुत ही खतरनाक पद्धति है। और ये जाकर हमें जोड़ती है उस बात से जो हमने कभी बहुत बचपन में एक फिल्म देखी थी, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी। उस फिल्म में आप ये देखिए कि दिखाया जाता था कि कुछ विदेशी उतरे और उन्होंने आकर धीरे से नदी के पानी में कुछ घोल दिया, जहर घोल दिया, उसके बाद वो चले गए। एलियंस की तरह से वो आते थे। साथ रहकर हम लोगों को बीच में से राह निकालनी है एक सकारात्मक, क्योंकि हम हर समय केवल नेगेटिव बात को ही प्रक्षेपित नहीं कर सकते। हम केवल ये नहीं कर सकते कि हर समय नेगेटिव बात बताएं और बताएं कि सारा जीवन तो बहुत जीने योग्य नहीं है और हम सबको मर जाना चाहिए और इस दुनिया में कोई भी सकारात्मक बात नहीं बची है। मेरा ख्याल है कि लेखक ऐसा काम नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेखक एक तरह का परोक्ष शिक्षक होता है। वो समाज को एक संदेश भी देता है। वो संदेश बहुत ही स्थूल रूप से नहीं आता, क्योंकि देखिए स्थूल रूप से अपना जीवन दर्शन देना बड़ा उबाऊ काम होता है और कोई सुनेगा भी नहीं। आज की पीढ़ी में वो प्रवचन सुनने का धैर्य नहीं है और मेरे ख्याल से सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही एक आर्टिफिशियल दुनिया होती है। उस दुनिया में अगर आप पहुंच गए एक बार तो आप में और फिर ये धर्म गुरुओं में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हेलो ज्योति। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रश्न ये उठता है कि लेखक अपनी सामग्री कहाँ से उठाता है। हम लिखते हैं, हम इतनी किताबें लिखते हैं। अच्छा, कई बार तो कोई बहुत ही बड़ी घटना होती है, लेकिन लेखक को वो ठंडा छोड़ जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। मैं कई बार आश्चर्य करती थी कि वो खंडों में उपन्यास लिखा और वो समय था उनका जो आज़ादी को के मिलने का समय था, 1940 से 1947 या 50 तक का समय था उनके उपन्यास में। और आज़ादी का कहीं उनके उपन्यास में उल्लेख भी नहीं आता, आज़ादी की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं आता। जबकि यशपाल ने जब लिखा तो यशपाल की रचनाओं में हमें लगातार विभाजन की बातें पता चलती हैं, विभाजन से हुई त्रासदी पता चलती है, हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलग होने का दर्द पता चलता है। भीष्म साहनी में भी हमें पता चलता है कि कैसे एक ही देश जब तकसीम हो जाता है तो कैसे लोग वहाँ के जो है उनकी चेतना लगातार दोनों सरहदों पर मंडराती रहती है। तो कोई भी सामग्री उठाने का या कोई भी विषय उठाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हम अच्छा, आ गया, बीच में स्टॉप हो गया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग
वर्तमान से कितना लेते हैं और अतीत से कितना लेते हैं। ये भी एक बड़ी भारी समस्या है लेखक के सामने कि आपको वर्तमान ज़्यादा उद्वेलित करता है या अतीत आपको ज़्यादा प्रेरित करता है। दोस्तों देखो, होता यह है कि जो भी चीज़ घटित हो चुकी है, जो पहले की है, वो शायद अपनी वेदना और उग्रता दोनों छोड़ देती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, और आप उसको देखते हैं तो आपके अंदर सहनशीलता थोड़ी बढ़ जाती है उस चीज़ को। इसीलिए अतीत पर लिखना बहुत ही शायद मैं कहूँगी कि अपेक्षाकृत सुविधाजनक है, और वर्तमान पर लिखना कठिन काम है। मैं ये मानती हूँ कि रिपोर्टाज लिखना सबसे कठिन काम है। कहानी लिखना आसान है क्योंकि वहाँ आपकी कल्पना जो है लगातार आपका साथ दे रही है। आप कल्पना से अपने पात्र को मोड़ सकते हैं। आप एक खल पात्र को भी एक सम पात्र बना सकते हैं। और जहाँ आपको केवल यथार्थ दिखाना है, चित्रित करना है, वो एक चुनौती भरा काम है क्योंकि उसमें आप अपनी कल्पना नहीं लगा सकते। अगर आपने कल्पना लगाई तो आप एक बहुत ख़राब किस्म के रिपोर्टर होंगे। मैं तो कई बार देखकर बड़ी दंग रह जाती हूँ जब रवीश कुमार को मैं देखती हूँ रिपोर्ट करते हुए। उनके चेहरे पे इतनी पीड़ा होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, और वो जब बयान करते हैं आज की दिक्कतें, लोगों की दिक्कतें जब वो हमारे सामने लाते हैं, तब अंदर तक हम कितनी बुरी तरह से हिल जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे हमने न्यूज़ नहीं देखी, हमने लोगों को चलते फिरते, लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, हताश होते, भूखे प्यासे हमने उनको देखा है। तो ये बताने की क्षमता होती है, ये बताने की कुव्वत होती है। मैं आज भी महसूस करती हूँ कि रचनाकार से ज़्यादा चुनौती भरा काम पत्रकार का है, क्योंकि पत्रकार लगातार इस सत्य से मुखातिब होता है, इस सत्य से मुखातिब होता है, और वो किसी भी तरह से, हाँ अब ठीक है, और वो किसी भी तरह से उस सत्य से विचलित नहीं हो सकता है। और लेखक के पास ये सुविधा है कि वो अपने सत्य को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसमें और पत्रकार में कोई अंतर नहीं बचेगा। और हम उन पात्रों को थोड़ी सी और जिसे कहना चाहिए थोड़ा और डायमेंशन देते हैं। वो पात्र जो असल में शायद उतना हम लोग को प्रेरित ना करे, उतना हम लोगों को शायद उल्लास न दें, उन्माद न दें, हो सकता है उतना वो हमारे अंदर सघन रूप से प्रवेश न करें, लेकिन जब हम उनको पकड़ते हैं पात्रों को, तो हम उनमें थोड़ी अपनी कल्पना डालते हैं, थोड़ी अपनी स्मृति डालते हैं। अब मैं आती हूँ कुछ अपने पात्रों पर और अपनी पुस्तकों पर मैं आती हूँ। मैंने जब बेघर लिखा था उस समय ना तो मुझे लिखने के बारे में, उपन्यास लिखने के बारे में कुछ पता था, और ना ही मुझे मैंने कोई ऐसा उपन्यास पढ़ा था जिसमें कौमार्य की समस्या के ऊपर मैंने लेकिन जिसे कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा कुछ काम नहीं आता है, जो हमने पहले पढ़ रखा है वो उतना काम नहीं आता, क्योंकि आपको अपने पात्रों को खुद निर्मित करना होता है। तो बेघर की बात ये थी कि वो मेरी सारी रचनाओं में एक अलग किस्म की रचना है बेघर। उस समय तक मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करती थी, और मैं उस समय बम्बई में SNDT यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी। और कहानी ये होता था कि मैं एक सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में या आधा घंटे में लिख डालती थी, फिर भी मेरे पास बहुत समय बचता था। और मैं हॉस्टल में रह रही थी, और होता ये था कि हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थी शाम के समय सब घूमने चली जाती थी, क्योंकि मैं तो विवाहित थी और लड़कियां सब जो थी वो विद्यार्थी थी वहाँ पर। और वो क्या करती थी कि किसी की डेट होती थी, किसी को कहीं जाना होता था, किसी को फिल्म देखनी होती थी, तो सब चले जाते थे। हेलो अनिरुद्ध, कितना अच्छा लग रहा है कि तुम देख रहे हो, इट्स अ फीस्ट, कि मेरा बेटा आज देख रहा है। कविता हेलो। सीमा हेलो। तो हुआ ये कि एक दिन रवि ने STD कॉल मुझे की और बात कर रहे थे हम लोग।
मैंने रवि से कहा, रवि मेरे पास इतना समय होता है यहाँ पर हॉस्टल में, मैं क्या करूँ। और कहानी लिखती हूँ तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, कविताएं लिखती हूँ वो भी 2-5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो रवि ने मुझे कहा तुम नॉवेल लिखो। अब रवि ने कह दिया, बात मेरे अंदर पहुँच गई। और मेरे साथ होता ही है कि अगर कोई बात मुझे क्लिक कर जाए ना, तो फिर मैं उसके ऊपर काम शुरू कर देती हूँ बिना ये सोचे कि मेरी तैयारी है भी कि नहीं है। रविशा, प्रीति, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ पर हैं। हंस प्रकाशन थैंक यू, आप सबका आना अच्छा लग रहा है। तो बेघर के लिखने के पीछे यही था कि मेरे पास बहुत समय था और मेरे आसपास बड़े बेढब किस्म के पात्र थे। प्रतिभा कटियार, हेलो, नमस्ते हमें बड़े अजीबोगरीब किस्म के पात्र चरित्र मिले थे बम्बई में। कुछ तो ये था कि रवि पत्रकारिता में थे, तो रोज़ ही कलाकारों से, पत्रकारों से, लेखकों से हमारा संपर्क रहता था। ऊपर से रवि जिस व्यक्ति के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में रहे थे, जिसके यहाँ, वो फिल्म, टेलीविज़न और विज्ञापन की दुनिया से जुड़ा हुआ आदमी था, ओबेरॉय। तो उसके यहाँ तरह तरह के लोग आते थे। उसके ज़्यादातर तो आते थे जो कि बहुत संघर्ष करने वाले एक्टर्स होते थे, एक्ट्रेसेस होती थी। न जाने मैंने कितनी बार देखा है, ये जो थी रजनीगंधा की हीरोइन जो थी, विद्या सिन्हा, संजीवनी को त्याग दिया। और संजीवनी जब अकेली बैठी हुई, वो बैंक में काम करती है, और जब वो रेस्टोरेंट में टेबल शेयर करते हैं परमजीत और वो, तो वो इतनी सेंसिटिव है, इसी दुर्घटना के बावजूद उसके अंदर वो सारी तन्मयता है, उसके अंदर वो सारी बेचैनी है जो कि एक प्रेम में डूबने के लिए तैयार पात्र के अंदर होती है। तो मैंने ये दिखाया कि कैसे वो दोनों इतने निकट आ जाते हैं, वो एक दूसरे को इतना समझते हैं, वो एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं। तभी तो परमजीत उसको अपने ऑफिस लेकर जाता है छुट्टी के दिन, और वहाँ उसको ये पता चलता है कि वो उसके जीवन का पहला पुरुष नहीं है। और यहाँ आकर देखिए फिर पुरुष मानसिकता आ जाती है, और पुरुष मानसिकता एकदम ध्वस्त हो जाती है, उसका सारा प्रेम जैसे नष्ट हो जाता है, और उसे ये लगता है कि संजीवनी ने उसके साथ धोखा किया। ये धोखा नहीं है, ये एक त्रासदी है, इसको समझना चाहिए। लेकिन पुरुष मानसिकता, मैंने देखा कि इस बीच आज बेघर को लिखे लगभग 50 साल हो गए हैं। मैंने सन 70 में लिखा था, सन 71 में ये छपा है। आज इसको 50 साल हो गए, लेकिन पुरुष मानसिकता आज भी थोड़ी थोड़ी बदली है, बहुत अधिक नहीं बदली है। और वो शायद इसीलिए क्योंकि हम लोग अपने परिवार में जिस तरह से बेटों का लालन पालन करते हैं, उसमें हम उन्हें ये नहीं समझाते
कि दुर्घटनाएं सबके साथ हो सकती हैं। अगर किसी लड़के के साथ दुर्घटना हो गई, मान लीजिए उसका हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया या उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो ये भी एक दुर्घटना है। और लड़की के साथ भी अगर कहीं ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है और मान लीजिए कि उसका कौमार्य भंग हो जाता है, ना सही अंग भंग, मान लीजिए कौमार्य भंग हो जाता है, तो इसके प्रति भी एक तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक वास्तविक दृष्टिकोण होना चाहिए। और इस चीज़ को मैं आज तक कहती हूँ कि जब हमारे समाज में हम समता मूलक समाज की एक परिकल्पना लेते हैं, जब हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी समता की बात करते हैं, हम ये मान के चलते हैं स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री भी नौकरी पर जाती है, वो भी तनख्वाह लाती है, वो भी कमाती है, वो घर के भी काम करती है, वो आपके बच्चों को भी पालती है, सब कुछ करती है वो। लेकिन ये एक प्रश्न है कौमार्य का, जिसके ऊपर आकर पुरुष जो है एकदम वापस उसी प्राचीन मान्यता में चला जाता है। तो मैंने बेघर में देखा जाए तो ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू मैंने उठाया था। उस समय उठाया था जब मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं थी और शायद मैं इसको पूरी तरह समझती भी नहीं थी, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती बातें जो अपने लड़कपन में किसी की सुनी थी वही इसमें काम आई। हमारे पूना में एक लड़की रहती थी घर के पास, वो मम्मी को बताया करती थी ये सारी बातें अपनी, और वो मैंने सुनी और उसके अंदर मैंने कल्पना डाली। और मैंने परमजीत जो पात्र है, वो तो इसलिए कि वो परमजीत जो है वो भी बम्बई में मिला था हमें, वो वाकई में एक रेफ्रिजरेशन कंपनी में काम करता था। वो पंजाबी थे, उनका सरनेम डांग था, तो उन्होंने अपना नाम डैंगसन कर लिया था। और जो पत्नी है इसमें रमा, इस उपन्यास में, वो भी आप सोचिए बिल्कुल एन मैन मुझे तैयार एकदम तश्तरी में रखकर मिली। वो चरित्र ऐसी है कि बिल्कुल मुझे तश्तरी में रखकर जैसे मिली, क्योंकि मिस्टर डैंगसन की जो पत्नी थी वो अमृतसर में रहती थी, एक टेलीफोन एक्सचेंज में वो ऑपरेटर थी, छोटी सी नौकरी करती थी। उस समय उसकी 400 रुपये तनख्वाह थी। उसका पति बहुत अच्छी तरह से कमाता था, क्योंकि वो जनरल मैनेजर था इलेक्ट्रॉनिक्स रेफ्रिजरेटर कंपनी का। और वो बार बार उससे कहता था कि देखो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन नहीं, वो पति पर शक भी करती थी, पति के चाल चलन पर, और वो पति को छोड़ती भी नहीं थी और पति के साथ रहती भी नहीं थी, लेकिन वो लगातार पति के ऊपर संदेह करती थी। वो रात बिरात ऐसी गाड़ियों से आती थी अमृतसर से बम्बई, और सीधी बेडरूम में घुसती थी देखने के लिए कि बिस्तर बेडरूम में मेरे पति के साथ कौन है, और हमेशा बेडरूम उसे खाली मिलता था, लेकिन फिर भी उसका संदेह जो है कभी खत्म नहीं होता था। तो ये सारी जगह में काम आई। और आप ये देखिए कि अंत तक वो पात्र तो ऐसा था कि मिस्टर डैंग से बड़े ही खुशमिजाज आदमी थे, कुर्सी समेत हंसने वाले आदमी, और यारबाश आदमी थे, रोज शाम को ड्रिंक लेके बैठ जाते थे और हंसी मजाक चलता था, गाने सुनने जाते थे, और उनके बहुत दोस्त थे, हम लोग भी उनके दोस्त थे। हेलो पारुल। तो आप ये देखिए कि जब मिस्टर एंगसन की एक दिन अचानक पान मसाला खाने से यहाँ गले में विंड पाइप में उनके पान मसाला अटक गया, पान पर आग उन्होंने खाया, वो उनके गले में अटक गया और वहीं उनके प्राण निकल गए। उनके इतना सीवियर हार्ट अटैक आया कि वहीं उनके प्राण निकल गए। हिमांशु जी नमस्ते। तो उस समय भी, अच्छा वो इतनी भयावनी रात थी, वो उस समय हम उनके घर में रह रहे थे और हमने वो रात उनकी डेड बॉडी के साथ बिताई। एक कमरे में उनका शव पड़ा हुआ था और दूसरे कमरे में उनकी पत्नी, जिसे मैंने रमा नाम दिया है, उनकी पत्नी बार बार अलमारी से निकाल के मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी, लाल पीले हरे सूट दिखा रही थी, सलवार सूट, और कह रही थी अरे ममता ये तो मैं सफ़ेद दुपट्टे के साथ ले लूँगी, कोई नहीं, ये तो सब काम आ जाएंगे। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि उस कमरे में इसके पति का शव पड़ा है और ये अपने कपड़ों की चिंता कर रही है इस समय। जैसे कह रही ठस्सपने का नमूना थी वो औरत, और ये चीज़ मुझे बहुत पीड़ा देती थी। और बाद में जब मिस्टर एंगसन नहीं रहे, उनका फ्यूनरल हो गया, उसके बाद उस परिवार से हमारा नाता ही टूट गया। क्योंकि इस परिवार में देखिए आपका नाता किसी एक व्यक्ति से इंटेंस होता है, कभी कभी पूरे परिवार से होता है, लेकिन कभी कभी अगर आपका कोई दोस्त है और आपका सघन किस्म का दोस्त है, तो कई बार एक व्यक्ति ही आपके लिए वो पूरा परिवार है, और वो व्यक्ति नहीं रहा
तो आपके लिए वो परिवार भी निरर्थक हो जाता है। तो बेघर लिखने में ये सारी बातें हैं। और हाँ, एक जो चरित्र बेघर में आया, केकी अंकलेसारिया, वो चरित्र भी मुझे सोचिए कि कॉलेज में मिल गया। मैं एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में थी, और मेरे डिपार्टमेंट की जो अध्यक्ष थी, हेलो हेलो कीर्ति, हेलो मनीष तो आप ये देखिए कि मैं जिस कॉलेज में मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करती थी, जो अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष थी, उसका नाम तो था मिस संजाना। और वो अविवाहित थी, पारसी थी, और वो बहुत गर्म मिजाज भी थी, नाजुक मिजाज भी थी, और बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की औरत थी। मतलब उससे ना तो दोस्ती करना मुमकिन था, और दुश्मनी करने की तो भाई हमारी हैसियत ही नहीं थी। हम तो लेक्चरर थे उस समय खाली। हेलो प्रियंवदा तो हुआ ये कि जो केकी अंकलेसारिया पात्र है, जो लगातार एक मृत्यु बोध से भी ग्रस्त है, और साथ ही साथ वो एक उसके अंदर जिसे कहना चाहिए एक अपने एक जाति का उच्चता बोध भी है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें मुझे उस मिस संजाना में देखने को मिली थी। और जाहिर है कि वहाँ तो मैं व्यक्त नहीं कर सकती थी किसी भी तरह से, और मैं केवल उसे पात्र बना सकती थी। और देखिए, एक लेखक के पास ये सुविधा होती है कि जब आप किसी से बहुत सहमत नहीं होते, आप असहमत होते हैं, आपको किसी के व्यवहार से तकलीफ होती है, तो आप क्या करते हैं? आप उससे प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं करते हैं, आप प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं करते हैं, आप उसको अपने किसी रचना के पात्र बना देते हैं। और जाहिर है कि पात्र बनाने के बाद भी आप ऐसा नहीं है कि प्रतिशोध लेते हैं, आप केवल प्रतिरोध करते हैं। और आप उसमें साथ ही साथ उस पात्र को थोड़ा अपना वात्सल्य भी देते हैं, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है ऐसी तो क्यों है। उसके अंदर असुरक्षा बोध था, उसने शादी नहीं की थी, उसकी बड़ी बहन ने शादी कर ली थी, उसके बाद सब कुछ था। तो एक असुरक्षा बोध से पैदा हुई आक्रामकता होती है, उसको भी समझना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बेघर में आई, और ये अपने आप आती चली गई, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चैप्टर्स कैसे बनते हैं, वो शायद आज तक नहीं पता मुझे। जब मैं लिखती हूँ तो मुझे अनुशासन नाम की चीज़ से बहुत चिढ़ है मुझे, जबकि मैंने जीवन भर नौकरी की और अनुशासन ही सिखाया लोगों को। लेकिन मुझे लेखन में अराजकता बहुत अच्छी लगती। और लोग जीवन में अराजक होते, मैं जीवन में तो अराजक नहीं हुई, लेकिन मैं लेखन में ज़रूर अराजक हूँ। और मुझे मज़ा आता है कि मैं खुशी हूँ। और इसी तरह लेखन संसार में अच्छी उदाहरण है कि आप लिखें और आप अपने पात्र को या तो पतंग की तरह उड़ा दें, या उसको लटाई की तरह वापस समेट लें अपने पास। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। एक एक पात्र के साथ हम ऐसे करते हैं जैसे हम बड़े भारी पतंगबाज हैं, लेकिन हमारी पतंग कई बार कट भी जाती है। और ये देखने की बात होती है एक लेखक के लिए कि उसका पात्र कितना जीवन पाता है। और पात्र जीवन तभी पाता है जब अपने पात्र को आप थोड़ा एंजॉय करते हैं, आप उस पात्र को समझते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर इतने प्राण डाल देते हैं कि वो अपने आप सांस ले सके। अरे ये बात तो गोपाल माथुर ने कही थी अभी, बहुत अच्छे लेखक हैं अजमेर के गोपाल माथुर। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अपने लाइव शो में ही कहा कि मैं अपने पात्रों को पहले खड़ा करता हूँ, और जब उनमें थोड़ी थोड़ी सांस आ जाती तब मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। तो ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी, और मुझे लगा हम सब यही करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि हमारे पात्र जो है जीते जागते आपके हाथों में पहुँचे। क्योंकि निष्प्राण पात्रों की कहानी की किताब शायद एकदम हम बंद कर देते हैं, हम खुद भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम अगर मार्कोस की कहानी पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि उनके पात्र जीवित हो जाते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बढ़ई हैं, चाहे वो कारीगर हैं। तोल्स्टॉय के पात्र हैं, तोल्स्टॉय के कुछ पात्र जो हैं बड़े शिथिल हैं, तोल्स्टॉय की कुछ कहानियाँ बहुत शिथिल हैं, लेकिन कुछ पात्र उनके ऐसे हैं जो उनको जिंदा रखते हैं। एना कैरेनिना के साथ हम लोग सांस लेते हैं, हम उसके साथ रेल की पटरी पर चले जाते हैं।
हम मैडम बोवरी के साथ देखते हैं और उसके प्रेमी के घर चले जाते हैं, क्योंकि वो एक जिंदा चरित्र है हमारे सामने। ओल्ड मैन एंड द सी का जो बूढ़ा है और जो बेटा बच्चा है उसके साथ, उन दोनों को का स्ट्रगल जब हम देखते हैं तो हमें लगता है हम भी मछली को खींच रहे हैं। हम इतनी भारी मछली है उसको वो नहीं खींच पा रहे, तो हम भी उनके साथ लगे हुए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी दुनिया है, और ये दौलत हमें केवल किताबों में मिलती है कि हम किसी पात्र को जीवित कर दें। और एक लेखक के सामने ये चुनौती भी है, और लेखक का ये एक बहुत अच्छा सपना भी है। केवल चुनौती से काम नहीं चलता है, चुनौती मिलती है, कई बार हम चुनौती हार जाते हैं। कई बार इतने बड़े बड़े पात्र हमारे सामने होते हैं, जैसे इस समय मैं एक उपन्यास पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कब तक कर पाऊँगी, उस पर सफल हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। मैंने उसका अभी फ़िलहाल तो नाम रखा है पापा। हो सकता है मैं नाम बदल दूँ और नाम कर दूँ अग्रवाल साहब, उसका नाम कर दूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक चरित्र है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में कभी प्रैक्टिकल होना सीखा ही नहीं। वो जीवन में किताबों से ही वो बना, किताबों से ही उसे नौकरी मिली, किताबों से ही उसे जीवन में इज्जत मिली। उसने जीवन में केवल किताबों को जाना, और किताबों से अलग जब वो जाता है तो वो घबरा जाता है। यथार्थ उसके बहुत काम का नहीं है। तो ये एक ऐसे चरित्र को मैं खड़ा करना चाहती हूँ, और मैंने अपने जीवन में बहुत निकट से देखा है। मेरे परिवार में तो दो दो लेखक थे, और दो दो मतलब विद्वान थे। मेरे पिता विजयभूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भारत भूषण अग्रवाल। अब दोनों की देखिए पद्धति बिल्कुल अलग अलग थी। मेरे पापा जीवन पर पढ़ते रह गए इस तैयारी में कि मैं जब अवकाश प्राप्त कर लूँगा तब मैं लिखूँगा। कभी भी देखिए इतना नहीं स्थगित करना चाहिए कोई काम कि वो बिल्कुल मृत हो जाए। पापा की सबसे बड़ी मेरे ख्याल है कि गलती ये थी कि उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में अपने कामकाज के बीचों बीच लिखना क्यों नहीं शुरू किया। वो रोज़ हमें आके आकाशवाणी के किस्से सुनाया करते थे, रोज़ हमें अपने जब कॉलेज में थे तो कॉलेज वाले किस्से सुनाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिखा। और मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि हम जिस जीवन में जीते हैं वो अपनी सारी आपाधापी के साथ, गड़बड़ियों के साथ, हड़बड़ियों के साथ, वो हमारा जीवन है। उसी में बैठकर लिखना चाहिए। मुझे लिखने के लिए न डाक बंगला चाहिए, ना मुझे वातानुकूलित कमरा चाहिए, ना मुझे लिखने के लिए कोई बहुत शाही किस्म की मेज़ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय का एक कप चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि सारे हड़बड़ों के बीच में भी आप लिख सकते हैं। जब मैंने प्रेम कहानी उपन्यास लिखा तो कई बार मेरे से आके युवा पूछा करते थे कि आपने ये प्रेम कहानी कैसे लिखा, खास जगह जाकर आपने लिखा। तो मैं उनको रसोई में डाइनिंग टेबल पे मेरे कागज़ भी फैले रहते थे और वहाँ पे खाना भी रखा रहता था। तो मैंने बताया कि मैंने यहाँ बैठ के लिखा, और यहीं वहीं रसोई की टेबल पर ही, रसोई में ही मेरा जो बेटा है अनिरुद्ध कालिया, वो वहीं पर ज़ोर ज़ोर से आटे के कनस्तर को पीट पीट के गाना गाता रहता था। तो मैंने ऐसे वातावरण में तो मैंने लिखा। और जो कमरे में हालत ये थी कि मेरा छोटा बेटा जो है वो एक टेबल पे इतने इंस्ट्रूमेंट्स अपने फैला देता था, क्योंकि वो हमेशा से मैकेनिक बनने का सपना देखता था शायद, या टेक्नीशियन बनने का सपना देखता था। वो इतने औजार फैला देता था कि उस टेबल पे कोई जगह नहीं रहती थी लिखने की। तो मेरे पास
लिखी है। अच्छा, इसके बारे में तो आप सोचिए क्या होता है। देखिए, हम लोग कहाँ से अपनी ऑक्सीजन पाते हैं, लिखने की लगातार ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं। और आप सभी लेखक हैं जो आप ये देख रहे हैं, रश्मि बजाज, दीपिका, आप सब लेखक हैं, मैं जानती हूँ, मेरे साथी लेखक हैं। तो आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे इन बातों को। हम आखिर अपनी ये जो ऊर्जा है ये अपने संघर्षों से ही पाते हैं। लगातार वो हमारे सामने आते हैं या हम अपने पाठकों से पाते हैं। जैसे मुझे याद है कि कई वर्ष पहले एक हिंदी के बहुत अच्छे कवि है एकांत श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा मुझे कि मैंने और मेरी पत्नी मंजुल ने आपका उपन्यास नरक दर नरक पढ़ा और हमें ये लगा कि आपने हमारी कहानी लिख दी है। कहते हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे ही रहा है। तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात। मैंने कहा कि जो मेरा जीवन रहा है इसका मतलब वो एकांत का भी जीवन रहा है। हेलो मधु, तुम कितना अच्छा लग रहा मुझे कि मधु तुम आई हो। तुम तो खुद बड़ी सिद्ध लेखिका हो भाई। कीर्ति हेलो। कविता, बहुत अच्छा लग रहा आप है यहाँ पर जुड़े हुए हमसे। तो ये देखो कि वो एकांत ने जब ये बात कही, एकांत श्रीवास्तव ने, और वो खुद इतने अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छा गद्य लिखते हैं, उनका उपन्यास भी है और उनकी बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो तब मुझे ये लगा कि वो इस रचना से जुड़ पाए, क्योंकि वो नरक दर में हमारा जीवन आ जाता है। क्योंकि हम किसी भी तरह से अपने जीवन के टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए, उसी जीवन में से हमको रास्ता निकालना पड़ता है और रास्ते कई बार बहुत सक्रिय हो जाते हैं, कई बार बहुत उबड़ खाबड़ हो जाते हैं। इतने गड्ढे थे हमारे जीवन में बम्बई में, क्योंकि एक तरफ पत्रकारिता में रवि प्रताड़ित थे, एक तरफ कॉलेज में मैं प्रताड़ित थी। दोनों के लिए नौकरी कोई बहुत ही खुशनुमा चीज़ नहीं थी। उसके बाद भी आप देखिए, जब हम समुद्र पे जाते थे हम सारी बातें भूल जाते थे। हमको समुद्र जैसे संदेश देता था। हमें ऐसा लगता था कि इस किनारे बैठकर इससे अच्छा रोमांटिक दृश्य कोई नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा रोमांटिक जीवन किसी का नहीं हो सकता। अगर हम समोवार में पीते सार्थक हो गया। क्या हमने कितने हैंडसम कलाकार को देख लिया। तो ये सारी बातें मिलजुल कर नरक दर नरक का परिदृश्य बनाती हैं। अच्छा, और नरक दर नरक नाम क्यों रखा भाई? कोई मुझे कहता है कि इतना पॉजिटिव उपन्यास है, इसका इतना नेगेटिव नाम क्यों रखा गया है? वाकई में मैं सोचती हूँ कि ये नरक नाम नहीं रखना चाहिए था। एक्चुअली नाम रखने में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरी ज़्यादातर रचनाओं का नाम रवि रखा करते थे। अब जब से रवि चले गए या जब से कहिए दुखम सुखम मैंने नाम खुद रखा था, ज़्यादातर नाम रवि रखते थे। जब प्रेम कहानी लिखा था तो मैंने कहा रवि ऐसा कोई नाम बताओ कि मेरी रचना बहुत पढ़ी जाए और बहुत पॉपुलर हो। रवि ने कहा इसका नाम प्रेम कहानी रख दो। हालांकि वो डॉक्टरों की कहानी है, लेकिन उसका नाम प्रेम कहानी रखने से, और प्रेम तो उसमें है ही, मेरी हर रचना में प्रेम आता है और प्रेम बड़ा अकस्मात आता है, क्योंकि मेरे जीवन में भी प्रेम बहुत अकस्मात आया। तो नरक दर नरक की बात हो रही थी। हाँ, तो उस समय मैं इलाहाबाद में थी जब मैंने बेघर लिखा, जब मैंने नरक दर नरक लिखा। तो उस समय कॉफ़ी हाउस में ये शोर था कि दूधनाथ सिंह अपना उपन्यास लिख रहे हैं जिसका नाम है 34वां नरक। होंगे वो 34 साल के, मैं नहीं जानती, मैं तो उस समय बहुत छोटी थी। तो पता चला कि वो उपन्यास लिख रहे हैं जिसका नाम है 34वां नरक। अब वो हर बार कभी शोर उठता था इलाहाबाद में कि उन्होंने 10 चैप्टर्स लिख लिए, कभी शोर उठता था कि वो तो राधा कृष्ण प्रकाशन ने उनको उनके 10 चैप्टर छाप भी दिए और उनको 10,000 रुपया एडवांस भी दे दिया। उस ज़माने में 10,000 बहुत बड़ी रकम थी। कभी शोर मचता कि उन्होंने एक भी चैप्टर अभी नहीं लिखा और प्रकाशक लगातार तकाजे कर रहा है। एक दिन दूधनाथ सिंह बैठे हुए थे साथ में कॉफ़ी हाउस में, तो रवि ने कहा कि ऐसा करो ममता, तुम जो उपन्यास लिख रही हो ना उसका नाम रख दो नरक दर नरक। और कल के देखते कौन पहले नरक से निकलता है, पहले 34वां नरक वाला दूधनाथ सिंह निकलता है या नरक दर नरक वाली ममता कालिया निकलती है। और रवि ने लतीफ़े में बात कही और बात चिपक गई। कॉफ़ी हाउस में जो बात कही जाती है ना वो मुकम्मल हो जाती है।
वो मुंह, एक मुंह से दूसरे मुंह में पहुंचती जाती है, माउथ टू माउथ वो ट्रेवल करती और फिर वो काफी कुछ है, वो वैसे नाम, तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग ये बातें होती हैं किसी रचना के जन्म की और किसी रचना के जीवन की, कि जब लिखते हैं तब हमें नहीं पता था कि ये उपन्यास 50 साल रह जाएगा, या ये 44 साल रह जाएगा, या ये 25 साल रह जाएगा। कितनी कविताएं ऐसी होती हैं जो हमारे साथ साथ बड़ी होती रहती हैं, और कितनी बार तो ऐसा होता है कि रचनाएं आपके सामने आती हैं और हम पहचान भी नहीं पाते कि हमारे सामने आई है। जैसे मैंने कई एकांकी लिखे। अच्छा, वो एकांकी एक झोंक में लिखे। उसमें एक पत्रकार थे राजकिशोर, बहुत अच्छे पत्रकार थे हिंदी के। वो रविवार नाम की पत्रिका में काम करते थे। ये एबीपी वालों की पत्रिका थी, आनंद बाजार पत्रिका वालों की पत्रिका थी। रविवार बहुत अच्छी निकलती थी। उसमें राजनीतिक सामग्री तो होती ही थी, लेकिन उसमें एक कहानी या एक कोई एकांकी वो ज़रूर छापते थे, और एक पुस्तक समीक्षा होती थी उसमें। तो बड़ी अच्छी वो पत्रिका थी। वो मुझे कहने लगे कि ममता जी कुछ एकांकी लिख दीजिए हमारे लिए। तो ममता तो तैयारी बैठी रहती कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कर दे काम, उस काम को। और वो मुझे आइडिया क्लिक करके मैंने क्या लिखा जाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप ना बदलेंगे, जो मैंने सबसे पहले लिखा एकांकी, वो मेरे दिमाग में ही था कि जब भी कभी मेरे ऊपर घर में घर के सदस्य जो हैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा चकचक करते थे, कभी बच्चे एक तरफ अपने सुर में चिल्ला रहे हैं, और कभी मेरी सास मेरे ऊपर हिदायतनामा लागू कर रही हैं, और कभी रवि कहते थे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होगा। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती थी, रवि कहते थे मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होगा। वो एक भविष्य वक्ता की तरह बोलते थे उस समय। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं सोचती थी ये सारी परिवार को अगर मैं बदल के थोड़ा ब्रांड न्यू परिवार कर लूँ तो कितना अच्छा हो। तो मैं कल्पना में ऐसा सोचा करती थी कि ये बच्चे आज्ञाकारी बन जाएं, जब मैं कहूँ तब ये बैठ के काम करें पढ़ाई का, जब मैं कहूँ तब ये खाना खा लें बिना हुज्जत किए, और जब मैं चाहूँ तब ये शैतानी बंद कर दें, जब मैं चाहूँ ये शैतानी करें। और मैं चाहती थी रवि जो है आए तो मुझसे प्यार से बात करें, और सब जो भी घर में लोग हैं वो सब मेरे से अनुकूल रहें, मैं ये सोचा करती थी। तो आप ये देखें कि मैंने आप ना बदलेंगे में ये दिखाया कि वो एक जादुई लैंप है, जिसको जब वो साफ़ कर रही तो जिन्न प्रकट हो जाता है, और वो कहता है कि आपको क्या चाहिए। तो मैं कहती हूँ मुझे एक प्यार करने वाला पति चाहिए, मुझे कहना मानने वाले बच्चे चाहिए। और वो वाकई में वो परिवार लाके खड़ा कर देता है, और वो उस परिवार के साथ औरत बड़ी प्रसन्न है। यानी एक फैंटेसी मैंने बनाई इस तरह की, और वो एकांकी इतना पसंद आया। कमलेश्वर जी ने वो दूरदर्शन से प्रसारित किया था एकांकी, और उस ज़माने की हाईएस्ट जो फीस थी वो उन्होंने मुझे दी थी। और वो कहने लगे ये तो मतलब तुमने एक अलग परिवार खड़ा कर लिया। तो मैंने कहा लेकिन अंत में क्या होता है, अंत में वो उस जिन्न से कहती है कि नहीं नहीं, अब ये मुझे इस तरह का मैकेनिकल परिवार नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऐसे परिवार है कि स्विच दबाती है तो वो बच्चे कहना मानने लगते हैं, और स्विच ऑफ करती है तो वो बच्चे एकदम चुप पुतले बन जाते हैं। अब कोई भी स्त्री ये भी नहीं चाहती कि उसकी इतनी आज्ञा मानी जाए। वो स्त्री ये चाहती है कि सब स्वाभाविक रूप से उसके अपने हों और अनुकूल हों। तो मैंने ये लिखा। इसी तरह एक और लीलाधर जगुड़ी की एक कविता थी, आत्मा, क्या आत्मा अठन्नी का नाम है, क्या आत्मा एक अठन्नी का नाम है, ये उनकी एक कविता थी। तो इस पर मैंने आधारित करके, इस पंक्ति के ऊपर आधारित करके मैंने पूरा नाटक लिखा, जिसमें मैंने दिखाया कि संबंधों का इतना विघटन हो गया है कि धीरे धीरे आपको ये लगता है कि आपकी आत्मा भी बिकाऊ है। ये सारे 3-4 मैंने एकांकी 4-5 एकांकी मैंने लिखे। उसके बाद एकांकी से मेरा मन भर गया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कोई डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि मैं एक काम के पीछे लगी रहूं। तो मैं काफ़ी काम तो ऐसा करती हूँ जिससे मेरा भी मन लगे। और अगर कोई रचना लिखने में मेरा मन नहीं लगता ना, तो मैं उसे समय छोड़ देती हूँ। मैं सोचती हूँ जब मैं इसे नहीं पढ़ पा रही तो दूसरे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं उसको उसी समय छोड़ देती हूँ। और पहले तो ये होता था कि बच्चे पास में रहते थे, जब बच्चे घर में रहते थे और ये अपने कामों में नहीं निकले थे, तो अनु मुझे कई बार कहता था मम्मा पेज 7 से 12 तक बहुत बोर है। तो मैं कहती थी अच्छा बेटा। मेरे लिए ये वार्निंग सिग्नल होता था जब वो ये कह देता कि ये तो रचना बड़ी बोर है।
तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, मैं उसको लिखने ही छोड़ देती थी, उस चीज़ को बिल्कुल मैं ताक पर रख देती थी, ये होता था। और कई बार होता था, मुझे याद है कि अनु मुझे कहा करता था इलाहाबाद में कि मम्मा तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम शोभा डे और खुशवंत सिंह नहीं बन सकती हो। अब मेरे को बड़ा अजीब लगता था, उस समय शोभा डे बहुत लोकप्रियता के चरम पर थी और खुशवंत सिंह तो जाने माने संपादक और व्यंग लेखक और फिक्शन राइटर सब कुछ थे। तो मैं धीरे से कहती थी अन्नू से, मैं कहती थी कि ऐसा है कि शोभा डे भी तो ममता कालिया नहीं बन सकती। तो अनु हंस देता था, अनु कहता था हाँ 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 अभी आपको बहुत दिन लगेंगे इस काम में। तो ये सारी बातें घर में होती थी। और घर में होता ये था कि दोनों बच्चे लेखक नहीं है, लेकिन वो लेखक से ज़्यादा मौलिक हैं, रचनात्मक हैं, और वो मुझे आज भी ठंडा कर देते हैं 1 मिनट में अपनी बातों से, क्योंकि उनके लिए लेखन कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। उन्होंने जब से होश संभाला तब से घर में लेखकों को देखा है। और हालत ये थी कि हमारे बच्चे बीच में तो ऐसी गाली देते थे इलाहाबाद में, अगर कोई बहुत उनको बोर करता था वो कहते थे लेखक कहीं का। तो लेखक कहीं का वो गाली की तरह इस्तेमाल करते थे शब्द को, और इसीलिए शायद वो दोनों में से कोई लेखक नहीं बना। और मैं नहीं जानती कि आगे चलकर वो उनमें से कोई लिखने की कोशिश करेगा भी कि नहीं करेगा। आप ये देखिए कि इन सबसे अलग कहानियों से, उपन्यासों से अलग, अच्छा कहानियाँ भी आपको कई बार पढ़ी मिल जाती हैं, ऐसे पढ़ी मिल जाती हैं कि लगता है कि जैसे बस जाओ और जाके उठाओ और उसको लाकर अपनी डायरी में लिख डालो। जैसे मैं बताऊं आपको कि लड़के मेरी कहानी है। लड़के कहानी के समय रसूलाबाद घाट पे हम लोग गए नहाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, और वहाँ पे बहुत कि भारत सरकार नहाने आई है, क्योंकि वो सब सरकारी जीपें थी और सब अपने अपने अफसरों को लाद के, जो सरकारी ड्राइवर आए हुए थे वो इतने बोर एकदम सड़ा से मुंह बनाए खड़े हुए थे। उनको कोई मतलब नहीं था गंगा जी से और गंगा के घाट से, क्योंकि वो तो ड्यूटी बजा रहे थे बेचारे, वो भी छुट्टी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो जब हम घर आए लौट कर, तो मैंने रवि से ये कहा, नहा धोकर हम आए घर, मैंने रवि से कहा, मैंने कहा ये जो तुमने बात कही है हम दोनों ने मिलके कि कि भारत सरकार नहाने आई है, क्या तुम इस पे कहानी लिखना चाहते हो? तो रवि ने कहा बोर मत करो, मैं इस समय सोना चाहता हूँ, कहानी वानी की बात बिल्कुल नहीं, मेरे से मत करो तुम बिल्कुल भी, मैं कुछ लिखना नहीं चाहता हूँ। अब ये ठीक हो गया भाई, अब दो लेखक के बीच में कम से कम इतना तो समझौता होना ही चाहिए कि एक विषय पे दोनों ना लिख दें। मैंने तुरंत कलम उठाई, कागज़ लिया और मैंने एक झोंक में लड़के कहानी लिख दी। और उस कहानी का मुख्य मुद्दा यही है कि वो लड़के जो हड़ताल करने निकले हैं, कोई उन्हें मिला नहीं है, मुद्दा नहीं मिला है, ऐसे ही उन्होंने मुद्दा ले लिया है कि भाई ठीक है, हम लोग जो टीचर्स रखे जाते हैं उसमें विद्यार्थियों का भी रोल होना चाहिए, उनकी भी भूमिका होनी चाहिए, एक विद्यार्थी परिषद का भी एक आदमी उसमें बैठना चाहिए। अब ये कोई मुद्दा नहीं है, ये बड़ा बेवकूफ़ी की बात है और वो शायद यूजीसी कभी मानता भी नहीं। जब वो जाते हैं, वो देखते सरकारी जीप, तो वो लड़के कहते हैं अरे हड़ताल तो इनके विरुद्ध करना चाहिए, ये जो सरकारी अफसर हैं दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद का भी और अपने सरकारी वाहन का भी, और वो एक जीप लेकर ले उड़ते वहाँ से। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने बहुत एंजॉय की लिखते हुए, क्योंकि ये मेरे सामने चली आई। दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर एक पेचीदा काम है तो वो संस्मरण लिखना है। रवि ने तो गालिब छुट्टी शराब लिखी, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया, उन्होंने अपनी सारी बदहाली, अपनी सारी उसमें जिसे कहना चाहिए मूर्खता और अपनी सारी उद्दंडता, उन्होंने सब उसमें लिख डाला और खुल्लम खुल्ला। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि इतने नशे में उन्हें इसका मतलब सब याद रहता था कि वो क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या नादानी कर रहे हैं, उन्हें सब याद था। जब मुझे अखिलेश ने पहली बार संस्मरण लिखने के लिए कहा और कितने शहरों में, तब मैंने संस्मरण माला की तरह अखिलेश के लिए, तद्भव के लिए लिखी थी। तब मैंने ये देखा कि किसी शहर को वापस जीना, वापस रिकॉल करना एक बड़ा ही
कठिन काम है। किसी समय तो वो आपको पीड़ा देता है और किसी समय आपको बहुत सुख देता है। आप अपने बचपन में लौटते हैं, आप अपने बचपन से भी आगे आप अपने पिता माता के युवा काल में लौटते हैं और आप कितनी बातें याद करते हैं, और उसमें जाहिर है कि आप बहुत ज़्यादा मिथ्या का सहारा नहीं ले सकते, आप उसमें असत्य का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी जीवित हैं, जिनके साथ आपने ये अनुभव शेयर किए हैं, वो अभी हैं, वो आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था। मुझे याद है एक बार मैंने नागपुर के पार्क का गलत नाम लिख दिया था शायद। मैंने